हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आपके सिलेबस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बट कई स्टूडेंट्स का माइंडसेट है कि नहीं, ये तो बहुत टफ लगता है मुझे, क्योंकि एक्चुअली ये इसकी एंट्री आपकी क्लास 10th में होती है। प्रीवियसली आपने इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा होता है, तो आपको ऐसा फील होता है कि ये चैप्टर तो बहुत टफ है, पता नहीं इसमें साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं, और आप देख के घबरा जाते हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फील होगा कि जो दूसरे चैप्टर हैं ये उससे भी आसान है। बहुत ही आसान तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री को समझ सकते हो और इसके अच्छे क्वेश्चन भी बहुत आसानी से कर सकते हो। तो मेरे साथ कॉन्सेंट्रेट होके लग जाओ। मैं जो समझाता हूँ एक एक बात को ध्यान से सुनो, फिर देखोगे कि जो दूसरे चैप्टर है कहीं उससे भी आसान दिखेगा आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री पहले, क्योंकि इसकी एंट्री अभी आपके इस क्लास 10th में हुई है, तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। देखो, एक्चुअल में आपने ज्योमेट्री तो पढ़ी है। ज्योमेट्री में आप बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फिगर जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, इन सारे फिगर से रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज हैं थ्योरम में उसकी स्टडी करते हो। लेकिन कोई भी थ्योरम और कोई भी प्रॉपर्टी ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, वो एंगल और साइड के बीच रिलेशन को नहीं बताता। ठीक है, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम सिर्फ एक ज्योमेट्रिकल फिगर को कंसीडर करेंगे, वो है ट्रायंगल। ठीक है, और उस ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को डिफाइन करेंगे। तो जो मैथमेटिक्स का पार्ट या मैथमेटिक्स की ब्रांच वो ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को डिफाइन करता है, समझाता है, बताता है, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कंसीडर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो हम ट्रायंगल यूज़ करेंगे उसमें राइट एंगल ट्रायंगल यूज करेंगे। एक्चुअल में आप कोई भी ट्रायंगल लेके चल सकते हो, उसके एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो, जिसको हम ट्रायंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के अंदर स्टडी करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हम क्लास 11th 12th में देखेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एंगल और ट्रायंगल के साइड के बीच के रिलेशन को स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी मैथ की जो ब्रांच है, इसमें एक्चुअल में ये वर्ड बना किससे इसको बताते हैं। ये ट्राइगॉन और मेट्रॉन, ये 3 वर्ड हैं जो ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, इसी से लेकर के ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बनाया गया है। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, मेट्रॉन का मतलब होता है मेजर, 3 साइड्स मेजर। एक्चुअल में ऐसे कोई मीनिंग तो नहीं निकल रहा, बट आप ये समझ सकते हो कि 3 साइड्स वाले जो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं उसी की इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में करना क्या है, एंगल और साइड रिलेशन को देखना है। ठीक है, ये तो हुई कि ट्रिग्नोमेट्री एक्चुअल में है क्या। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। इसकी काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। आपके एक चैप्टर भी है इसमें क्लास 10th में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो हम पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट सेमेस्टर में आता है आपके, तो इसको भी हम यहाँ स्टडी करेंगे। आप एक्चुअल में आप देखोगे कि जैसे आपको किसी ट्री की साइज मेजर करनी है, तो आप क्या पेड़ पे चढ़ के मेजर करोगे? आपको रिवर की विड्थ मेजर करनी है, इन सब की मेजरमेंट में आप डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ कर सकते हो, और विदाउट आप पेड़ पे चढ़े हुए इस पेड़ की हाइट को मेजर कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। क्लास 10th के बाद 11th 12th इसमें भी ट्रिग्नोमेट्री को आप स्टडी करोगे। और ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसका ओवरऑल एवरीवेयर इसका एप्लीकेशन है। फिजिक्स में चले जाओ, कहीं भी जाओ, इसके एप्लीकेशन मिलेंगे।
ये तो हुई आपकी कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या और एप्लीकेशन क्या क्या है इसके। ठीक है, अब चलते हैं अपने चैप्टर पे कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, यहाँ ए लिखते हैं बी सी, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, आप जनरली इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करते हो, इसको बेस, इसको हाइट, ठीक है। तो इन तीनों में एक रिलेशन होता है जो क्लास 7th में और 8 में आपने पढ़ा है। क्या रिलेशन है इसको देखते हैं। क्या रिलेशन होता है कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, सबको पता है, इसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, यहीं से आप मतलब यहाँ पे इसको हम इस वे में लिख सकते हैं, h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना हो तो क्या बनेगा? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बेस फाइंड आउट करना हो तो क्या बनेगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर आपको एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री सीखनी है तो मैं जितनी चीज़ें बताऊंगा उस एक एक बात को अच्छी तरह ख्याल रखना। बहुत ही आसान है, जैसे दूसरे चैप्टर्स में कैलकुलेशन करते हैं उससे कुछ अलग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उसी की तरह ही है। और चैप्टर अगर वो नहीं आते होंगे तो भी इस चैप्टर को भी आप आसानी से कर सकते हो। चलो देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं। एक्चुअली मैंने बताया आपको यहाँ पे कि हम साइड और एंगल्स के रिलेशन के बारे में सीखते हैं। यहाँ पे किसके बारे में सीखते हैं? साइड और एंगल के रिलेशन के बारे में। देखो, तो हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल इसी को कंसीडर कर लेते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, हमने एक एंगल ए को कंसीडर किया। इस एंगल ए का हम रिलेशन लिखने जा रहे हैं अलग अलग साइड के साथ में। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। कौन कौन से रेशियो हैं? एक रेशियो है, इसको बोलते हैं साइन। दूसरा रेशियो बनाया गया, इसको बोलते हैं कोसाइन। तीसरा रेशियो है, इसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, चौथा है कोटेंजेंट। पांचवा है सेकेंट और छठा है कोसेकेंट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं। इनको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों बोलते हैं इसको समझते हैं। देखो, हम एंगल ए को किसी साइड के साथ कोरिलेट करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि इस एंगल ए को किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अटैच करते हैं। साइन के साथ हम साइन ऑफ एंगल ए अटैच किया हमने। तो ये जो साइन है वो क्या कैसे डिफाइन किया गया है कि साइन ऑफ एंगल ए इज डिफाइन एज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू ए एंड हाइपोटेन्यूज। किसको इक्वल है ये? साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, TONEUS। ठीक है, तो अब इसी तरह से ये साइन ऑफ एंगल ए ये दो साइड के रेशियो के इक्वल है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, इस तरह से कोसाइन ऑफ एंगल ए ये किसके इक्वल है? ये है साइड अलोंग एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए कैसे डिफाइन है? तो साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड अलोंग
एंगल ए, ठीक है। को टेंजेंट ठीक टेंजेंट का ठीक इन्वर्स होता है, तो को टेंजेंट ऑफ एंगल ए इज डिफाइंड एज व्हाट, ये किसके लिए कैसे डिफाइंड है, तो को टेंजेंट ऑफ एंगल ए एग्जैक्टली टेन का ठीक इसका उल्टा लिख दो, साइड और अलोंग एंगल ए अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। सेकंड जो होता है, सेकंड ऑफ एंगल ए कैसे डिफाइन है, ये ठीक कॉस का उल्टा है, ये टेन का कॉट, ठीक है, और ये ठीक इसका अपोजिट हाइपोटेन्यूज ऊपर हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन साइड अलोंग एंगल ए, ठीक है। को सेकेंड ऑफ एंगल ए कैसे डिफाइन है, एंगल ए डिफाइन है साइड अपोजिट टू, ठीक इसका उल्टा हो जाएगा ये हाइपो अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए गए हैं। आपको देखा, आप यहां से देखकर समझ सकते हो कि किसका कौन सा इन्वर्स है, ठीक उसका अपोजिट में लिया गया है, ठीक है। तो आपको ऐसे याद नहीं रखना है, मैं आपको इसको शॉर्ट में बताऊंगा। एक्चुअल इसका शॉर्ट एब्रिविएशन है, मीन्स कि आप साइन को शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में साइन ए, ठीक है। कॉस को कैसे लिख सकते हैं, कोसाइन को कॉस ए, टेंजेंट कैसे लिख सकते हैं टैन ए, को टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं कॉट ए, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं शेक ए, और इसको कोशेक ए, ठीक है। तो इन ये जो डिफिनीशन है शॉर्ट में, इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे। तो साइन ए मीन्स साइन ऑफ एंगल ए, तो ये किसके इक्वल आया। अब यहाँ से देखें जो डिफिनीशन है आपका, इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है कि साइन ए आएगा बी सी अपॉन ए सी, क्योंकि आपने डिफाइन किया है कि ये रेशियो किसके इक्वल है। कॉस किसके इक्वल आएगा, कोसाइन ऑफ एंगल ए, देखो कोसाइन ऑफ एंगल ए किसके इक्वल आएगा साइड अलोंग एंगल ए, मतलब ये बी मीन्स बी ए, ये आएगा ए बी अपॉन ए सी, ठीक है। टैन किसके इक्वल आएगा, तो बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। कॉट किसके इक्वल आएगा, देखो ध्यान से, कोट टेंजेंट यानी कॉट किसके इक्वल आएगा, कॉट आएगा आपके ठीक इसका अपोजिट है ए बी अपॉन बी सी। सेक किसका इक्वल आएगा, कॉस के अपोजिट है ए सी अपॉन ए बी। और कॉसेक किसके इक्वल है, कॉसेक किसके इक्वल आ रहा है, ये ठीक इसका अपोजिट है ए सी अपॉन बी सी। इसको भी और स्मॉल और थोड़ा छोटे वे में लिखना चाहो तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये किसके इक्वल है बी सी, पी के, तो पी अपॉन हम क्या लिख सकते हैं एच, हाइपोटेन्यूज फिक्स है, ये हो जाएगा बी अपॉन एच, ये क्या हो जाएगा पी अपॉन बी। देखो ए सी क्या है, बी सी क्या है, पी है, ठीक है। और कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, बी अपॉन पी। सेक को क्या लिख सकते हैं हम, सेक को क्या लिख सकते हैं, बी अपॉन पी लिखा। सेक को लिख सकते हैं हम, कॉस का अपोजिट है एच अपॉन बी, और इसको लिख सकते हैं एच अपॉन पी, ठीक है। तो बट आप अच्छी तरह ख्याल रखना इस बात को जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। पी बी और एच में अगर आप इसको लर्न करते हो कि साइन ए इक्वल टू पी अपॉन एच, ऐसे भी लोग याद रखते हैं कॉस ए बी अपॉन एच, लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज़ ख्याल रखना है कि ये जो एच है ये तो फिक्स है, एच तो फिक्स है,
बट ये P और B बदलता रहता है, कभी ये P बन जाता है, कभी ये भी P बन जाता है, कभी ये B है तो अभी ये P बन सकता है, ये P है तो ये B बन सकता है। ठीक है, तो इस बात का हमें ख्याल रखना है कि P और B कंसीडर कैसे करें। देखो, ऑलवेज जो एंगल आप लेके चल रहे हो, जिसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले रहा है, जिस एंगल का, उस एंगल के अपोजिट में, उस एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा उसको हमेशा P सपोज करना है। ठीक है, मैं यहां लिखता हूं P क्या होगा, P ऑलवेज साइड अपोजिट टू द एंगल used in ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। अभी हम इस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, आपको इतना लंबा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ पर आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को डिफाइन कैसे किया है। तो देखो, ये साइन, कॉस, टैन, ये जितने भी आपके ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं, रेशियो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि साइड के रेशियो के इक्वल हैं। ये क्या कर रहे हैं, एंगल और साइड में रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट ज्योमेट्री में ऐसा नहीं था। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए। आप इनको लर्न करने के कई सारे तरीके हैं, आपके फ्रेंड आपको बताते हैं, आप उस वे में इनको आसानी से लर्न कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि कैसे आप इन फॉर्मूलों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चंस करेंगे उन क्वेश्चन के बिहाफ पर आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 8.1 एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। जो आपने अभी सीखा उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लेते हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे हम इन जो आइडेंटिटीज हमने सीखा या ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले सीखे, उसका हम कैसे यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये, सपोज करो एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है आपके पास। ठीक है, और ये है A, ये है B, ये है C। इसमें साइड AB गिवन है 4 और AC गिवन है 5। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, क्या क्वेश्चन दिया गया कि फाइंड साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C की वैल्यू फाइंड करो। फाइंड, यहाँ लिख सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्या है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C, इसकी वैल्यू आपको ऑब्टेन करनी है। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो और समझो। तो हमें यहाँ पर अलग अलग सबकी वैल्यू चाहिए, साइन A की भी चाहिए, कॉस C की भी चाहिए, कॉस A भी चाहिए और साइन C भी चाहिए। ठीक है, तो साइन A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। एक तो मैंने क्वेश्चन इस तरह से इसलिए ले लिया क्योंकि हम किसके अंदर फाइंड आउट करेंगे तो साथ में क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो साइन A की निकालनी है वैल्यू आपको, फिर कॉस ऑफ C की भी निकालनी है। ठीक है, और साइन C निकालनी है और कॉस A भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें तो यहाँ पर जो साइड जिसकी गिवन नहीं है वो फाइंड आउट करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें साइड BC गिवन नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो BC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो AC कितना है आपका, AC है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 कितना आ गया, 9। ये BC के स्क्वायर की वैल्यू है, तो BC इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो हमने दूसरा जो साइड मालूम नहीं था इसमें, हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब बात करें कि साइन A किसके इक्वल होता है। आपको फॉर्मूला याद है कि साइन A होता है P/H।
ये होता है B/H, ये होता है P/H, ये होता है B/H। लेकिन हम यहाँ पर भूल कर भी डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एंगल क्या कर रहा है, वेरी हो रहा है। यहाँ साइन A है, यहाँ साइन C है, दोनों के परपेंडिकुलर सेम नहीं होंगे। तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो साइन A के लिए अगर आप साइन A लेके चल रहे हैं तो एंगल A कहाँ है, देखो ये एंगल है। तो इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा, मैंने क्या बताया था कि अपोजिट जो साइड होता है उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो साइन के लिए ये परपेंडिकुलर होगा A के लिए, एंगल A के लिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा, मतलब साइन अगर A ले रहे हैं आप तो ये वाला परपेंडिकुलर है नीचे वाला और इधर वाला बेस है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ये बेस है। कुछ इस तरह से आप अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि अगर A है, इसकी बात कर रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर ये बेस है। फिर आप A वाले जो भी ट्रिमेट्रिक रेशियोज हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इतना नहीं सोचना चाहते तो सिंपली जो आपको बताया गया है कि पीछे में कि साइन क्या होता है, तो एंगल A के अपोजिट वाले साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, उस वाले कॉन्सेप्ट का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली स्टूडेंट्स P/H B/H इस वाले फॉर्म में याद रखते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे याद रखना थोड़ा आसान होता है, ठीक है, बट समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कोई एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारा परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा है। तो सबसे पहले हम A वाले की बात करते हैं। देखो, तो साइन ऑफ A है, तो A के लिए साइन A क्या होता है, P/H आपको याद है सपोज करो। तो आप कभी भी P/H B/H कभी इस्तेमाल यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिखोगे, नहीं तो आपके मार्क्स जा सकते हैं, कट सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली अपने माइंड में आपको ये रखना है कि हाँ P/H तो होता है, लेकिन P कौन सा है यहाँ पर, तो हमारा P यहाँ पर BC है, तो ये क्या लिखेंगे BC। ठीक है, H कौन सा है यहाँ पर AC, तो BC/AC। और BC हमें मालूम है, BC कितना है, देखो BC मालूम है हमें 3 और AC है 5, तो 3/5। अब बात करते हैं A वाला और कौन सा रेशियो, तो कॉस A है। कॉस के लिए अगर A ले रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये AB। कॉस इक्वल टू क्या होता है B/H। तो हमारे लिए अब अगर एंगल A है तो बेस ये होगा, ये परपेंडिकुलर है, तो AB/AC। तो ये हो गया कितना आपका 4/5। ठीक है, अब एंगल C को कंसिडर करते हैं। देखो, अब एंगल C को लेते हैं, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये होगा, और बेस कौन सा होगा, ये होगा। आपकी बात दिमाग में आ रही है। तो cos ऑफ C देखिए, cos ऑफ C तो B/H, B कौन सा है तो BC अपॉन H कौन सा है तो AC। H नहीं चेंज होता है, H में तो कोई चेंजिंग नहीं होनी, तो 3/5। यानी साइन A और cos C दोनों इक्वल हैं, देख रहे हैं। इस तरह से साइन C की बात करते हैं, साइन C मतलब एंगल C, तो परपेंडिकुलर तो ये होगा हमेशा, ये क्या होगा AB/AC, AB/AC। तो AB कितना है तो 4, ठीक है, AC कितना है तो 5, 4/5। आपने सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, कोई डाउट नहीं है। अब हम इस जो आपका एक्सप्रेशन था इसमें पुट कर देते हैं। अब यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, क्या था आपका, था क्या, तो साइन A cos C प्लस cos A sin C, यही था ना। पुट कीजिए, तो साइन A की वैल्यू 3/5, cos C की वैल्यू 3/5, cos A की वैल्यू 4/5, sin C की वैल्यू भी 4/5। कितना आ गया देखो, 9/25 और ये 16/25। ठीक है, तो ये आ गया 25/25। कितना आ गया 1। ठीक है, तीसरा आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम होता है ट्रायंगल के सारे साइड्स को फाइंड आउट कर लीजिए। इसके बाद आपको जो फाइंड आउट करना है, जो पर्टिकुलर एंगल वाले से A वाले एक साथ लिख लो सारे, और C वाले एक साथ लिख लो। ठीक है, फिर एंगल A के लिए जो परपेंडिकुलर और बेस है उसको डिफाइन करके, ठीक है, आपको फॉर्मूला याद है,
और फिर फॉर्मूले पे बिठाते हुए चले जाओ। जैसे साइन ए होता है P/H, तो आपको पता है कि एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो P/H यानी BC/AB, BC/AC, BC/AC, ऐसे करके आप लिखते चले जाओगे। बहुत ही आसान है, बाकी तो कैलकुलेशन है, आप पीछे से करते आए हो अब तक, ये तो आपको आता ही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान लगा होगा आपको, कोई टफ लगा आपको? मुझे नहीं लगता कोई टफ लगा होगा, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। केयरफुली देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अभी आपने जो क्वेश्चन सीखा उसमें हमने क्या किया, एक फिगर का यूज़ किया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वो विदाउट फिगर गिवन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं उसको देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन गिवन है ऐसे कि 5 cot A = 7, ठीक है, 5 cot A = 7, find the value of sec² A। यहाँ पे मैं थीटा लिखता हूँ, अभी तक आपको थीटा इज एनी एंगल, हम ए लेके के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इससे भी अभ्यस्त हो जाए, आपको समझ में आए, आपकी एक्सरसाइज में आए कि ये वर्ड कभी आता है तो आप डरे नहीं। 5 cot θ = 7, तो फाइंड आउट करना है sec² θ - tan² θ अपॉन sin² θ प्लस cos² θ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी आपको फाइंड करना है। फर्स्ट ये लेते हैं और एक दूसरा पार्ट भी लेते हैं कि आप sin θ इंटू tan θ प्लस cot θ इंटू cos θ अपॉन tan θ इंटू sin θ की वैल्यू निकालिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन हम करेंगे। देखो बहुत ही आसान है, कैसे करेंगे उसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन को देखते हैं कि 5 cot θ = 7 है, 5 cot θ = 7 है, तो cot θ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/5। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली आप P/B, क्योंकि फिगर तो गिवन है नहीं, तो PBH वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे आप काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, आपको पता है कि cot θ की वैल्यू कितनी होती है, cot θ की वैल्यू क्या होती है, तो B/P होती है। तो आपको cot θ = 7/5 है, तो इससे कंपेयर करेंगे तो B की वैल्यू कितनी आएगी, 7K आएगी, और P की वैल्यू 5K आएगी। क्योंकि ये रेशियो में है, कभी भी ऐसा भूल कर मत लिखना कि B = 7 लिख दिया और P = 5 लिख दिया, ऐसे गलत हो जाएगा, कभी ऐसा मत करना। तो जनरली आप जिसको किसी को बेस मानते हो, ये बेस है, किसी को मानो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। यहाँ जो कि एंगल्स के बारे में कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है, और ये थीटा है, हम इसको थीटा मान रहे हैं। अगर ये थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ठीक है, तो ये थीटा माना है, तो ये एंगल परपेंडिकुलर, ये साइड परपेंडिकुलर और ये वाला साइड बेस है। तो आपको क्या क्या मालूम है, देखो B और P मालूम है। P मालूम है 5K, ये है 5K, और B कितना है 7K। आपको फाइंड आउट क्या करना है, H निकालना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना है। तो अभी पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था, उस पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करें तो H के आपने क्या पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम में कि H = होता है P² प्लस B² का √ ऐसा। तो P और B मालूम है, ये 7K का स्क्वायर हो गया, और B कितना है 5K, तो ये 5K का स्क्वायर हो गया। तो ये कितना हो गया 49K², और ये हो गया 25K²। ठीक है, ऐड करो कितना आएगा 4 और ये 74। ठीक है, 74K²। तो H की वैल्यू
ये अंडर रूट में जाएगा सारा, यानी हमने h लिखा है तो अंडर रूट 74k ऐसी वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा, हमने h की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। h कितना आ गया, अंडर रूट 74k। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 और ये सारी वैल्यू निकाल के पुट करेंगे यहीं पर। तो क्वेश्चन 1 क्या है हमारा, क्वेश्चन 1 है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं इनकी। तो सेक होता क्या है आपको पता है, सेक क्या होता है, यहीं से स्टार्ट किया ना, मैं फर्स्ट पार्ट को ले रहे हैं। तो सेक क्या होता है, सेक होता है h अपॉन बी, कॉस का ठीक अपोजिट। ठीक है, तो h अपॉन बी, h कितना है हमारा, सेक होता है h अपॉन बी, तो h कितना निकालना है, रूट 74 अपॉन के, तो रूट 74 के अपॉन b कितना है हमारा 7k, ये हमारा h है और इसका स्क्वायर है तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, माइनस अब tan कितना होता है p अपॉन b, p कितना है हमारा 7k का 7k अपॉन और b कितना है हमारा 5k। ठीक है, ये h अपॉन b था ना, b हमारा 7k। ठीक है, ये p अपॉन b है, तो tan हमारा होता है p अपॉन b, तो ऊपर आएगा 5k, नीचे आएगा 7k। ठीक है, इसका स्क्वायर, कोई डाउट नहीं है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा है, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा होता है आपका p अपॉन h, p कितना है 7k नहीं 5k है, p है 5k और h कितना है रूट 74k। ठीक है, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिया, माइनस अब चलिए आगे, कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे प्लस का साइन है, प्लस दिया, कॉस होता है b अपॉन h, ये b कितना है हमारा 7k, 7 का स्क्वायर अपॉन रूट 74k, रूट 74 और k, ये पूरे का स्क्वायर साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायरिंग करें तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 74 बाहर आ जाएगा, 74 के से के तो कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे, 74 अपॉन 7 49 सॉरी माइनस 25 अपॉन 49, ये के से के कैंसिल हो गया। इसी तरह से नीचे भी क्या होगा, 25 अपॉन 74, के से के कैंसिल हो चुका है, यहाँ भी और ये आ गया प्लस 49 अपॉन 74। तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो कितना आना है, देखो 74 24 49 होता है, ये हो गया 49 अपॉन 49 और ये क्या बन गया 74 अपॉन 74, तो ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, तो 1 अपॉन 1 कितना आ गया 1। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो जहाँ पे हमें फिगर नहीं गिवन होती है हम किस तरह से करते हैं, कैसे कंसीडर करते हैं, आपने देख लिया। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को एक बार करके देखते हैं। ठीक है, या आपके होमवर्क के लिए छोड़ दूँ, आप जैसे मैंने यहाँ वैल्यू पुट करी वैसे आप यहाँ पे आसानी से वैल्यू पुट करो और सिंप्लीफाई कर लो, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो, करने की कोशिश करो, बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैं एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जैसे आपको ऐसे लिखा हुआ है साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, अपने माइंड में रखना है, छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ उसको अपने माइंड में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ इस साथ में। तो इसका मीनिंग क्या है, सेम है। दूसरा कि साइन ऑफ थीटा है, साइन ऑफ थीटा को आप कभी भी ऐसा मत सोचना कि साइन इंटू थीटा है, ये गलत हो जाएगा बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है। साइन थीटा का मतलब साइन के साथ में एक एंगल अटैच करके इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाते हैं, एक सिंबल है, ये क्या है, एक सिंबल है। यहाँ पर हमको ऐसा नहीं सोचना है कि साइन इंटू थीटा होगा,
ठीक है। और कुछ खास बात है, 2 चीज़ें आपने सीखी। तीसरी खास बात क्या है कि साइन, कॉस और टैन की वैल्यू की बात करें कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज -1 और 1 के बीच लाई करती है। अभी बोलोगे -1 कहाँ से आ सकती है सर, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है, तो आप थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ -1 को। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 से लेस होती है आपके लिए। एक्चुअल में ये -1 और साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच होती है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये इस क्वेश्चन से जो हमने पढ़ा है इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये अलग एक कॉन्सेप्ट है जो आपके बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में गिवन है। आप कंफ्यूज होते हो कई बार, इसके लिए मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से समझना कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच होती है। ये वाला पार्ट आप भूल जाओ, ये कैसे आता है ये 11th में सीखना। बस ये सोचो कि 1 से छोटी और 1 के इक्वल होती है, आपके लिए सीखना है। तो ये क्यों होती है? देखो, साइन थीटा की वैल्यू आपने पढ़ा है कि साइन थीटा होता है P/H के इक्वल, और P जो होगा वो ऑलवेज H के छोटा या H के इक्वल तो नहीं जाता, परपेंडिकुलर कभी H के इक्वल नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट इक्वालिटी की बात भी कंसीडर करोगे, अभी आगे आने वाले उसमें मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसके इक्वल लेते हैं। तो 1 अगर इक्वल हो गया तो H/H 1 हो जाएगा या P/P 1 हो जाएगा। बट P हमेशा क्या होगा, H से लेस तो होगा ही होगा आपके अकॉर्डिंग। तो P ऑलवेज लेस देन H, तो ये क्या होगा, एक फ्रैक्शन हो गया जो कि 1 से छोटा होता है। इसलिए साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होगी, ठीक है। यही चीज़ कॉस के साथ भी आप समझेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है B/H, तो B में भी B छोटा होता है ऑलवेज H से, तो ये क्या होगा 1 से छोटा होगा। टैन की बात करें तो टैन थीटा की वैल्यू -∞ से +∞ के बीच होती है। आपको ये भूल जाना है कि माइनस कैसे आ रहा है, ये 11th की चीज़ है। यहाँ पर सोच रहे हैं कि वैल्यू कैसे इंक्रीज हो रही है, तो हो सकती है आपने जैसे जैसे ट्रायंगल, टैन क्या होता है P/B, आपने एक बहुत ऐसे लंबा ट्रायंगल ले लिया और उसका बेस बहुत छोटा ले लिया, देखो तो P/B की वैल्यू काफ़ी होगी। ये 10 है और ये 1 है, तो 10 हो गया टैन थीटा की वैल्यू। ये 1000 लिया और ये 2 लिया तो 500 हो गया। ऐसे करके आप टैन की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इसलिए टैन की वैल्यू हमेशा बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये +∞ तक जा सकती है। इसी तरह से आप कॉसेक, कॉट और सेक के बारे में भी बता सकते हो कि उसकी वैल्यू कैसी होगी, ठीक है। आई थिंक यहाँ अगर मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया और आपके लिए छोड़ा तो ये चीज़ें हमने इसमें पुट कर दी ताकि आप अच्छी तरह समझ सको, ये जो बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में आ जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही करोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे जो इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड है 8.1 से। वो क्वेश्चन करने के बाद फिर पूरी एक्सरसाइज आप खुद से कर पाओगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। आपके NCERT बुक से मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। एक्चुअली इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट छोटी सी कैलकुलेशन है जहाँ पे आप फंस जाते हो कि एक्चुअल में ये साइड्स हैं ट्रायंगल के, जो इसमें दिए हुए हैं ट्रायंगल PQR, उसके साइड्स आपको निकालना होता है। जो इसमें गिवन कंडीशन है PR + QR = 25, इसका यूज़ करके और इसका यूज़ करके, तो यहीं पे प्रॉब्लम आती है। बाकी आपको ये सब तो निकालना आता है। तो इसमें एक ट्रायंगल हमने कंसिडर किया, ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये एंगल कितना है आपका, आपने इसको एक्चुअली यहाँ पे ये Q है वो राइट एंगल है, तो Q को यहाँ रखना पड़ेगा। यहाँ P रख लेते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रख लेते हैं P, यहाँ रख लेते हैं R, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको PR + QR गिवन है, इस क्वेश्चन के अंदर PR + QR गिवन है, ठीक है। देखिए PR + QR, इसकी वैल्यू है 25, ठीक है। और क्या गिवन है, PQ गिवन है, PQ की वैल्यू कितनी है 5। आपको फाइंड आउट करना है, आपको तीनों साइड तो मालूम है नहीं, सिर्फ आपको एक माने तो PQ मालूम है, PQ कितना है 5 है, ठीक है। आपको इन दोनों साइड्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा, यही आपका चैलेंज है और कुछ इसमें है नहीं एक्चुअल में, इसी वजह से आप फंसते हो यहाँ पे। तो और कोई यहाँ बहुत बड़ी वो नहीं, साइंस नहीं है, यहाँ पर आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है आपको पता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर दोनों का सम हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम हाइपोटेन्यूज तो आपका PR है,
तो पी आर का स्क्वायर, इसके बाद परपेंडिकुलर आप किसी को ले सकते हो, आर क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, यही है। इसको क्यू आर लिख लें या तो थोड़ा सा टेबल देखने में रहेगा, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी लिखो। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो आपके पास एक रिलेशन तो ये है, और ये आपके 1, 2 और ये थर्ड रिलेशन आपको मिल गया। इन तीनों रिलेशन का यूज़ करके सारे साइड को फाइंड आउट करना है। पी क्यू तो हमें मालूम है साइड, ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर, और हमें पी आर नहीं मालूम है, ठीक है। तो पी आर को हम लिख सकते हैं क्या, 25 माइनस क्यू आर। देखो इसको इधर ले जाएँ तो पी आर को लिख दिया हमने 25 माइनस क्यू आर, ठीक है, का स्क्वायर, और क्यू आर की जगह क्यू आर को छोड़ दिया, और पी आर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको आप a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ओपन करो तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर स्क्वायर, फिर 2ab माइनस का तो माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर, तो 50 क्यू आर होगा, कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। तो मैंने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इक्वल टू फिर क्या होगा यहाँ पर क्यू आर का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। क्यू आर का स्क्वायर तो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो, हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्यू आर को। अब आप क्या करो कि इस क्यू आर को इस साइड ले जाओ ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, तो ये बन गया 50 क्यू आर, ठीक है, और 25 को इधर लाओ तो 625 माइनस 25, तो इधर हो जाएगा आपका 600, पूरा 25 है ये, और इधर कितना आ गया 50 क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आएगी 12, है ना, 0 से कैंसिल हो गया 12 टाइम, तो क्यू आर कितना आ गया 12। तो क्यू आर 12 और क्यू आर की वैल्यू 12 रखोगे 1 में, तो फ्रॉम 1 क्यू आर की वैल्यू को आपने यहाँ पे रखा, तो आपको पता है क्या है पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू 25 है, क्यू आर को रखा आपने यहाँ पे 12, पी आर 2 इक्वल टू 25, तो यहाँ से जो रिजल्ट आया वो पी आर की वैल्यू आ गई, पी आर कितना आ गया 13। तो आपको तीनों साइड्स मिल चुके हैं, आपको पी आर मिल गया 13, ये मिल गया है 12। अब आप आसानी से साइन पी, कॉस पी, टेन आर निकाल सकते हो। सबसे पहले हम साइन पी निकालने जा रहे हैं, तो साइन ऑफ पी, एंगल पी यहाँ है, परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो हम साइन पी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या होगा आर क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो गया पी आर, ऐसे लिखेंगे एक्जैक्टली, और आर क्यू कितना है हमारा 12 अपॉन पी आर कितना है हमारा 13, ऐसे, ठीक है। आपको निकालना है कॉस पी, देखो कॉस पी के लिए क्या होगा कॉस ऑफ पी, ये पी है, तो कॉस ऑफ पी के लिए बी अपॉन एच होता है, तो पी के लिए इस एंगल के लिए बेस कौन सा होगा क्यू पी होगा, क्यू पी अपॉन एच, एच तो हमारा क्या होगा आर पी तो फिक्स है पी आर, तो ये कितना है 5 अपॉन 13। फिर निकालना आपको tan r निकालना है। अब चलिए ये एंगल r लेना है tan r, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होती है p अपॉन बी। अब खोजेंगे कि p होगा कौन सा, देखिए तो यहाँ पे p कौन सा होगा, इस r के सामने ये है तो ये p है, यानी क्यू पी अपॉन p अपॉन बी, b कौन सा होगा तो r के साथ वाला एंगल यानी ये आर क्यू, तो क्यू पी कितना है 5 और ये है 12, 5.12। इस तरह से हमने आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया। तो अब इसके बिहाफ पर एक्सरसाइज 8.1 आप बहुत अच्छी तरह कंप्लीट कर सकते हैं। एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी, अगर दिक्कत आती है तो नेक्स्ट वीडियो में उसको भी ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है पहले ही, तो अब यहाँ पे एंड अप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज और नए कॉन्सेप्ट को।